देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 जजेस की खंडपीठ ने जो जजमेंट दिया आरक्षण के मामले में, अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में, क्रीमी लेयर के मामले में, पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट संस्था है, उसमें सरकार की दखलंदाजी मैं समझता हूँ कि सद तक होगी कि सद तक नहीं होगी। तो मैं तो ये मानता नहीं कि सरकार की दखलंदाजी इसमें होगी या सरकार की सह पर कोई काम हुआ है। 7 जजेस की सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि जो अनुसूचित जाति में जो वर्गीकरण की बात कही है उन्होंने, या अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है, ये संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है। और मैं इस जजमेंट के मतलब जो हुआ है उसकी मैं सिरे से मतलब एक तरह से मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट हुए हैं। जैसे इंदिरा साहनी के केस में जजमेंट हुआ, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति की क्रीमी लेयर लागू करने की बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और जहाँ तक वर्गीकरण की बात है, वर्गीकरण के बारे में भी 7 जजेस की बेंच में से 6-1 का फैसला है, जिसमें जस्टिस एम बेला त्रिवेदी इन्होंने अपना अलग मत रखा है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई ये जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नहीं हो सकता। सरकार ने इसका संज्ञान लिया। जब 9 अगस्त 2024 को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर के हुआ, जो संसद में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, उसको 4 अक्टूबर 1964 में प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य ने इसका आंदोलन शुरू किया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा संसद प्रांगण में लगनी चाहिए। और 1967 में जाकर के वो प्रतिमा स्थापित हुई थी। उस प्रतिमा को जो नया संसद बना है वहाँ से हटा करके, जो मूल स्थान था उससे हटा करके एक अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने का आयोजन बनाया गया है सरकार के द्वारा। मैं समझता हूँ जो लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मात्र वंचित समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग ही नहीं, अन्य वर्ग के लोग भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत काम करने का अपना प्रण लेते हैं और एक संकल्प लेते हैं 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को बाबा साहब की मूर्ति के मतलब नीचे आकर के उस मूर्ति को हटा दिया। तो 9 अगस्त को एक आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ था, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन, समसाज सैनिक दल और जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन थे वहाँ उपस्थित हुए और हज़ारों की संख्या में उपस्थित होकर के ये बात उठाई गई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं पर स्थापित की जाए, क्योंकि इसमें करोड़ों हज़ारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। उसी समय ये भी मांग उठाई गई कि भाई जो अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण करना एक समाज में वैमनस्यता वाली बात या समाज को बिखराव करने वाली बात पैदा होगी। क्योंकि आज जो देश के अंदर जितने भी दलित समाज के आंदोलन हो रहे हैं, उसमें तमाम समाज के लोग, तभी जाति धर्म के लोग एकत्रित होकर के इस आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट हुआ है वो समाज को बांटने का काम है और आगे दलित आंदोलन कोई मजबूत हो न पाए ये सारी जातियाँ इकट्ठी होकर के, क्योंकि एक अनुसूचित जाति एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में सारी जातियाँ समायोजित हैं, उसमें अलग अलग मतलब सब शेड्यूल बनाना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार के पास में कोई ऐसी योजना नहीं है, सरकार के पास में कोई ऐसे आंकड़े नहीं है। सरकार जो है अपनी जब तक जातीय जनगणना नहीं कर लेगी तब तक ये सुनिश्चित नहीं कर सकती, निश्चित नहीं कर सकती किस जाति को कितना आरक्षण मिल चुका है और किस जाति जो जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक अमुक जाति ने ये आरक्षण ले लिया है। क्योंकि हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई जाति मतलब
जो आरक्षण का लाभ ज़्यादा ले लिया है, किसी ने कम लिया है। उत्तर प्रदेश में किसी ने ज़्यादा लिया है, कम लिया है। मध्य प्रदेश में किसी ने कम लिया है, कम लिया है। लेकिन पर्टिकुलर एक जाति को ये कहा जाए कि एक जाति ने हमारा आरक्षण खा लिया, हम जाति को, हमारी समाज को ये आरक्षण नहीं मिला, तो वो भी गलतफहमी में है कि उनको भी आरक्षण मिलेगा। अगर ये, क्योंकि सरकार अगर इस तरीके की कोई बात करना चाहती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, अपने निर्णय में ये जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को ये निर्णय दिया जाना चाहिए था कि जितनी भी वंचित जातियाँ हैं जो आरक्षण से वंचित हो गई हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं, एजुकेशन की योजनाएं बनाएं, अच्छे अच्छे कार्य योजनाएं बनाएं, जिससे कि वो अच्छे स्कूलों में जाकर के अच्छी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि आज की डेट में अगर सिर्फ एक सरकार के द्वारा जो बनाया गया लेटरल एंट्री, उसके द्वारा किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज को आज तक सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। वो अपने ही लोगों को मतलब सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं। अगर कोई ये समझ रहा हो कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे और हमें आरक्षण मिल जाएगा, इनसे अगर छीना जाएगा तो हमको मिल जाएगा, तो वो गलतफहमी है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ये समाज को बांटने का काम है, एक आंदोलन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और एक देश के अंदर जो एक माहौल पैदा हो रहा था, जैसे कि 2 अक्टूबर 1918 को जब एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया, तो उस 2 अक्टूबर 1998 को एक बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ था और सरकार को बाध्य होना पड़ा था एट्रोसिटी एक्ट को अमेंड करने के लिए। और जो इस देश के बहुजन लोग चाहते थे वो उस तरीके का एक्ट बना। तो आज उस बहुजनों की एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम राजनीतिक पार्टियाँ करेंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसमें वो पार्टियां भी जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण का संसद में विरोध किया था, लोकसभा में पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया, उसी मतलब पार्टी ने अपने हाथ में संविधान लेकर के ये चिल्लाते रहे पूरे देश के अंदर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मतलब भावनाएं वो खतरे में है, इसलिए हमें वोट दीजिए और हमें हमारी सरकार बनाइए जिससे कि हम संविधान को बचा सकें। आज तक उन्होंने अपना कोई वक्तव्य इस आरक्षण के मामले में नहीं दिया और मैं समझता हूँ और उल्टा वक्तव्य दिया है कि हम इस आरक्षण का समर्थन करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन पार्टियों से, उन राजनीतिक दलों से कि आपके पास ऐसी कौन सी योजना है कि आप इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर लेंगे, क्योंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये सजेशन दिया है, क्रीमी लेयर के लिए भी ये कहा है कि क्यों नहीं क्या नाम है क्रीमी लेयर लागू हो सकता है, क्यों नहीं कोटे में कोटा दिया जा सकता। तो मैं आज की डेट में जो EWS लागू होने के बाद में कितना कोटा हमारा जो हमारी जो रोस्टर के हिसाब से हमारी जो वैकेंसी बनती थी हम बहुत पीछे चले गए। और अगर इस कोटे को बांटा जाएगा, सब कोटे में बांटा जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जाति में अगर वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण करने के बाद में कोटे में कोटा लागू किया गया, तो जो हमारी वैकेंसी वैसे भी देश के अंदर सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आरक्षण का जिन सरकारी नौकरियों में प्रावधान है उसमें कितनी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं। अगर नौकरियां ही नहीं होंगी तो कोटे में सब कोटा करके आप कर भी क्या लोगे। किसी भी जाति को, किसी भी मतलब सब कास्ट को रिजर्वेशन पूरा, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति का 15 और 7.5% के हिसाब से 22.5% रिजर्वेशन है। तो कितने ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी हमारे भारत सरकार के अंदर है, कितने सेक्रेटरी हमारे भारत सरकार के अंदर हैं। और जितने भी IIM या उच्च संस्थान हैं, आप देखिएगा IIM जितने भी हैं, मैं समझता हूँ 108 110 उसमें प्रोफेसर्स हैं, उसमें मात्र 3 OBC के हैं, 2 SC के हैं, एक भी ST का नहीं है, सब नील हैं। तो आज की डेट में अनुसूचित जाति जनजाति को दिया गया 15 और 7.5% का आरक्षण पूरा नहीं हुआ, तो कोटे में सब कोटा करके कैसे आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके पास कोई इस तरीके के आंकड़े नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि इस तरीके की आंकड़े इकट्ठा किया जाए और उन जानकारी ली जाए कि किस जाति को कितना आरक्षण मिल गया, किस जाति को कितना वंचित रह गए। तो मैं समझता हूँ ये सरकार को भी बड़ी मुश्किल पड़ेगा इस जजमेंट को लागू करने का। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये कहा है कि स्टेट अपना कानून बना करके इसमें कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, उप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हुआ था, ABC कैटेगरी मतलब आपके उत्तर प्रदेश में हुई, ABC कैटेगरी हरियाणा में हुई, ABC कैटेगरी आपका पंजाब में हुआ, कई प्रदेशों में हुआ, लेकिन वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से निखार दिया, क्योंकि शेड्यूल में सब शेड्यूल नहीं बन सकता। ये संविधान की मूल भावना के
मतलब पर आधारित है और इसी आधार पर जस्टिस एम बेला त्रिवेदी ने अपना जजमेंट दिया है और 6 जस्टिस ने अपना अलग जजमेंट दिया है। तो मैं समझता हूँ ये जजमेंट लागू करना बहुत मुश्किल होगा सर। लेकिन कुछ संस्थाएं, कुछ समुदाय 1960 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर 2024 में अगर हमारे फेवर में आता है तो हमारे बड़े भाइयों को इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि फरवरी में इस पंजाब स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये आर्गूमेंट ख़त्म हो गए थे फरवरी के अंदर। फरवरी में कोई जजमेंट नहीं आया, मार्च में कोई जजमेंट नहीं आया। जब चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में सरकार बन गई, उसके बाद में जजमेंट डिलीवर हुआ। यही जजमेंट अगर सरकार बनने से पहले आता तब मालूम पड़ता है इस देश के लोगों को कि भाई जजमेंट का मायना क्या है, जजमेंट का मतलब रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये है कि हम इतनी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें आरक्षण से वंचित रखा गया, किसने मना किया आपको? किसने कहा है कि आप स्कूल मत जाइए? किसने कहा है कि आप पढ़ाई मत कीजिए? आपने तो अपना मन बनाया हुआ है कि हम 2 घंटे नौकरी करेंगे, 2 घंटे के बाद में पूरे दिन क्या नाम है मतलब मस्ती मारेंगे। मतलब आपको किसी ने मना किया कि आप प्राइमरी स्कूल में मत जाइए? आपने किसी मना किया कि आप हाई स्कूल मत कीजिए, इंटर मत कीजिए, बीए मत कीजिए, बीए करने के बाद कंपटीशन में मत जाइए, यूपीएससी एग्जाम में मत बैठिए? आप मेहनत करेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी। उसमें किसी पर्टिकुलर, जब कभी भी कोई वैकेंसी पब्लिश होती है तो इसके एक आधार होता है, 15-7.5% के हिसाब से रोस्टर बनता है। रोस्टर में जहाँ वैकेंसी अनुसूचित जाति की आएगी, अनुसूचित जाति को मिलेगा। उसमें ये तो नहीं लिखा रहता है कि जाटव को वैकेंसी दी जाएगी, वाल्मीकि को वैकेंसी दी जाएगी, धानु को दी जाएगी, खट्टी को दी जाएगी या किसी और को दी जाएगी। वो अनुसूचित जाति के लिए ये मार्क होती है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती है। और जो कंपटीशन क्वालिफाई कर लेता है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो धोबी जाति का हो, चाहे धानुक का हो, खटीक का हो, चमार हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, कोई भी मजहबी सिख हो, वो जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सोचना कि पर्टिकुलर एक जाति ने आरक्षण का लाभ ले लिया है और हम लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी जब EWS आया था तो हमारा जो रोस्टर बनता था, वैकेंसी जो रोस्टर बनता था, RK सब्बरवाल के बाद में जो बनना शुरू हुआ था, तो हमारी 4थी वैकेंसी SC की बनती थी और 7वीं वैकेंसी बनती थी शेड्यूल ट्राइब्स की। जब EWS आया तो जो 4थी वैकेंसी SC की बनती थी वो बनने लग गई 7वीं वैकेंसी, और जो 7वीं ST की बनती थी वो बनने लगी 14वीं वैकेंसी। अब सपोज मान लो आप 15% के आरक्षण को डी कैटेगरी कोटे में सब कोटा देंगे, तो कैसे देंगे? पहले तो आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आपके कोई इस बात सर्वेक्षण नहीं है। सपोज मान भी लो 15 को 5-5% में बांट भी देंगे, 3 जगह बांट दें, तो जो वैकेंसी आज की डेट में 7वीं वैकेंसी बनती है वो बनेगी जाके 13वीं वैकेंसी, और जो ST की 14वीं वैकेंसी बनती है वो बनेगी अब जाके 22वें पॉइंट पे जाके। यानी कि आरक्षण तो न तो जो ये कह रहे हैं कि हमारी पर्टिकुलर कास्ट ने खा लिया, ना उसको मिलेगा ना आपको मिलेगा, और आने वाले 3 साल के बाद उसी को कह दिया जाएगा नॉट फाउंड सूटेबल, और उस वैकेंसी को रिजर्व करके जनरल को दे दिया जाएगा, आपका आरक्षण ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये समाज को बांटने का राजनीतिक एक प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां समाज के आंदोलन को तोड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनके नाम पे इस देश के तमाम बाबा साहब को मानने वाले लोग एकत्रित होने का काम करते हैं। आपने देखा होगा 9 अगस्त को लोग इकट्ठे हुए। भाई प्रतिमा तो महात्मा गांधी की भी हटाई गई, प्रतिमा तो शिवाजी की भी हटाई गई, प्रतिमा तो अन्य महापुरुषों की भी हटाई गई है। बाबा साहब के लिए क्यों लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया? बाबा साहब के लिए क्यों ये आह्वान किया कि 14 अक्टूबर तक अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी तो हम इस देश के अंदर पूरा आंदोलन पैदा करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा संसद में जहाँ लगी हुई थी वहीं लगेगी, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, संविधान के माध्यम से नौकरियों में, सरकारी निकायों में और मतलब विधायिका में और उनमें, उसकी बदौलत आज हम लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी बात को सरकार के सामने रख पा रहे हैं। और जहाँ तक भारत सरकार की बात है तो उन्होंने 9 अगस्त को ही बोल दिया था कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। उसमें जितने भी सांसद थे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट में निर्णय हुआ कि भाई हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करने देंगे। तो ये सांसद जो थे
वो मिलने के उन्होंने सब कैटेगरी की बात क्यों नहीं की, उपवर्गीकरण की बात क्यों नहीं की? उन्होंने सिर्फ क्रीमी लेयर की बात इसलिए नहीं की कि एक बार सांसद बनने के बाद आरक्षित कोटे से अगर एक कोई सांसद बन जाएगा तो आगामी आने वाले चुनाव में उसको ये कहते हुए कि तुम क्रिमिनल लेयर में आ गए हो, अब आपको सांसद नहीं बनने दिया जाएगा। इसलिए अपनी बात को मनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास चले गए। जब राजनीतिक कोटे की बात आती है, जब हर 10 साल के बाद कोटा बढ़ाने की बात आता है तो राजनीतिक कोटा बढ़ता है, न कि सरकारी नौकरी का बनता है। जब तुम्हारे आरक्षण खत्म होने की बात होती है तो आप प्रधानमंत्री जी के पास चले जाते हो, और जब समाज का आरक्षण खत्म होने की बात होती है तब आप प्रधानमंत्री जी से ये आर्गूमेंट क्यों नहीं करते? आपने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात क्यों नहीं रखी भाई ये जो वर्गीकरण किया जाएगा ये समाज के हित में नहीं रहेगा और ना ही समाज का इससे कोई फायदा होगा, समाज का बंटवारा होगा और इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन एक खड़ा हो सकता है। सर एक छोटा सवाल और है, अभी जो जंतर मंतर पर धरना हुआ, लोग इतने खफा थे, कई लोग हमने पूछा लोगों से, इतने ज़्यादा नाराज़ हैं सांसदों से। उन्होंने कहा है कि भाई हम आने वाले समय में जो रिजर्व से कोटे से सांसद बने हैं उनको चूड़ी और चमचा भेजेंगे। जो लोगों ने ऐसा सोचा है, कई लोगों ने ऐसा बोला है, चूड़ी चमचा भेजेंगे। मैंने अभी क्या कहा? जी हाँ, मैंने अभी यही कहा कि भाई सरकार के पास आप जा रहे हो किस बात के लिए? क्या साहब क्रीमी लेयर हटा दो, क्रीमी लेयर इसी हटा दो, क्योंकि हम सांसद आज मतलब जो रिजर्व सीट से उससे सांसद चुन के आ गए। आगे जब चुनाव होगा तो आप हमको इसलिए अलग कर दिया जाएगा कि हमने एक बार लाभ ले लिया, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कोटे में कोटा देने के बाद इसमें यह भी कहा गया एक बार जिसने आरक्षण ले लिया है उसको दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। तो मैं समझता हूँ एक मतलब सोची समझी एक तरह से साजिश है, मैं समझता हूँ उसको कि आरक्षण को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। वैसे भी प्राइवेट किया जा रहा है नौकरियों को, सरकारी तंत्रों को आउटसोर्सेज किया जा रहा है, निजीकरण में दिया जा रहा है। निजीकरण के बाद में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। और जो 15 और 7.5% का आरक्षण मतलब जो दिया जाना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी 15 और 7.5% का आरक्षण पूरा हो गया? मैं समझता हूं अभी पूरा नहीं हुआ। हमारी बैकलॉग वैकेंसियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, वो कांग्रेस के टाइम से भी पड़ी हुई हैं, अभी ऐसी चली जा रही है और अब भी हमारी बैकलॉग वैकेंसियाँ भरी जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है ना किसी भी तरीके से जब सरकारी नौकरियों को मतलब निजीकरण में दिया जाएगा तो जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं और वो वही पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ईएनआर थी, वही पोस्टों को सरेंडर करके और मतलब आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये जो जजमेंट आया है ये अनुसूचित जाति जनजाति की भावनाओं के ख़िलाफ़ है और जो संविधान की मूल भावना है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक आहत संविधान की भावनाओं को हो रहा है। और मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से मैं इस संविधान के लिए मतलब हमारे निर्णय लिया कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और सरकार को ये बताने का काम करेंगे अगर उपवर्गीकरण लागू होता है राज्यों के द्वारा या क्रीमी लेयर के लिए तो सरकार ने मनाही कर दिया। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आरक्षण का लाभ जो है पहली पीढ़ी को मिला है, दूसरी पीढ़ी अभी जिसको आरक्षण का लाभ मिलना था इसी बीच में सरकार का वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वो क्रीमी लेयर लागू करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है।